की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पहला पॉइंट है फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। देखिए, अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है जब एक कंट्री में एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। दैट मीन्स जब एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड कर दिया जाए नेशनल गवर्नमेंट में या फिर अदर गवर्नमेंट यूनिट्स में, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर एंड स्टेट लेवल पर पावर को डिवाइड कर दिया जाए, उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। ओके, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट होती है, ओके, जब दो या दो से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट हो उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। तो जैसे एक हो गया सेंट्रल लेवल एंड दूसरा हो गया स्टेट लेवल, ओके, तो उसे फेडरलिज्म कहा जाएगा जब पावर को डिवाइड कर दिया जाए। और फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? फेडरलिज्म की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यूनिटी बनी रहे लोगों में, प्लस लोगों के जो डिफरेंट कल्चर हैं, डाइवर्सिटी है, वो उसको फॉलो कर पाएँ। तो एक सामंजस्य बिठाने के लिए, एक पीस एंड हार्मनी बिठाने के लिए फेडरलिज्म की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको और भी सिंपलर वर्ड में समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक होती है सेंटर लेवल पर गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट। तो जो दोनों के कंट्रोलिंग एरिया है ना वो डिफरेंट होते हैं, ओके। जैसे कि सेंट्रल लेवल के अलग एरियाज़ होते हैं, स्टेट लेवल के अलग एरियाज़ होते हैं। लेकिन अगर पूरी कंट्री को कंट्रोल करने की बात की जाए, पूरी कंट्री जो है वो किसके कंट्रोल में होती है? वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर रीजन एरिया की बात करें तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है, और अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो उसे पंचायती राज कहते हैं, राइट। लेकिन जो इनके एरिया ऑफ कंट्रोलिंग होते हैं ना वो बिल्कुल अलग होते हैं। सेंट्रल लेवल पर जैसे कि अगर हम बात करें तो आर्मी इनके अंडर आती है, लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो जो दोनों लेवल होते हैं ना, दोनों लेवल के जो एरिया ऑफ कंट्रोल है वो अलग अलग होते हैं, राइट। अब इसका ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ ही लिया कि फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि यूनिटी बनी रहे लोगों में, ओके। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं इंडिया में, तो लोगों में जो डाइवर्सिटी है उसका भी हनन ना हो, लाइक उसको भी एक्सप्लॉइट ना किया जाए, प्लस लोग अपने कल्चर को भी फॉलो कर पाएँ। तो इसीलिए फेडरलिज्म की आवश्यकता होती है। अगर हम इंडिया में बात करें तो इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। ये दो लेवल पर तो होती है, एक थर्ड टियर भी होता है, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंचायती राज कहा जाता है। देखिए, आप खुद सोचिए, एक इतना बड़ा नेशन है, क्या उसको एक सिंगल पर्सन या एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। एक सिंगल पर्सन या एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट इतनी सारी कम्युनिटीज़ को और इतने बड़े नेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी वजह से गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड किया जाता है ताकि बेहतर तरीके से गवर्न किया जा सके देश को। इसी वजह से एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, ओके, ताकि जो पूरा इतना बड़ा नेशन है उसको अच्छे से गवर्न किया जा सके। अब हमारे इंडिया में जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसको एक डायग्राम से समझिए। ये है पूरा नेशन जो किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो पूरा नेशन किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जैसे कि दिल्ली। अब जो सेकंड टियर है, मतलब टियर का मतलब होता है लेवल, सेकंड टियर है स्टेट गवर्नमेंट। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट गवर्नमेंट है, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि सीएम हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए। थर्ड लेवल पर आती है लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायती राज जो है यहाँ पर गवर्न करते हैं डिस्ट्रिक्ट को एंड स्मॉल विलेजेस को। तो तीन टियर में टाइप ऑफ लेवल यहाँ पर बांटी गई है, मतलब पावर को तीन गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल लेवल पर, सेकंड है स्टेट लेवल पर एंड थर्ड है लाइक लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट इसके अंडर आते हैं। तो टॉप टू बॉटम यहाँ पर गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड किया गया है। आगे पढ़ते हैं। द वास्ट नंबर ऑफ़ कम्युनिटीज़ इन इंडिया। वास्ट नंबर ऑफ़ कम्युनिटीज़ का मतलब है जो यहाँ पर डिफरेंट समुदाय के लोग रहते हैं, अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग रिलीजन एंड बिलीफ है, जिसे डाइवर्सिटी के नाम से भी हम बोल सकते हैं। तो जो इंडिया में डाइवर्सिटी है उसकी उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि एक ऐसी व्यवस्था होना या एक ऐसी गवर्नमेंट होना जिसमें कि सिर्फ न्यू दिल्ली में रहने वाले लोग ही सभी लोगों के लिए डिसीजंस ना लें, बल्कि सभी लोगों का ध्यान रखा जाए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या फिर लोकल लेवल पर हो।
तो अभी हमने ये देखा कि अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि न्यू दिल्ली में बैठने वाले लोग ही सभी एरिया के लिए डिसीजंस ना लें, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से डिसीज़न लिया जाए, अलग अलग जगह के हिसाब से डिसीज़न लिया जाए। और इससे क्या होगा कि जो डाइवर्सिटी है वो एक्सप्लॉइट नहीं होगी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो अलग अलग एरिया में रहने वाले हैं उनके हिसाब से डिसीजंस बनाए जाएं। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में उनके पास अपनी पावर को एक्सरसाइज करने की पूरी ऑटोनॉमी होती है, पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन अगर नेशनल कंसर्न की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कंसर्न पर लॉज नहीं बना सकती। तो नेशनल कंसर्न जैसे कि हमारे देश की सुरक्षा हो गई या देश की जो सिक्योरिटी हो गई, अगर उस कंसर्न में कोई लॉ बनाए जाएं तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। ओके, तो नेशनल कंसर्न अगर है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को ही फॉलो करना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी पावर को अपने तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकती अगर कंसर्न नेशन के बारे में हो। तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग एरिया को कंट्रोल करते हैं, दोनों की पावर अलग अलग है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी ऑटोनॉमी भी है कि वो अपनी पावर को अपने तरीके से यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर नेशनल कंसर्न की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होती है, तब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज ही मानने पड़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इसमें कुछ ऐसी लिस्ट तैयार की गई है। लिस्ट्स को हिंदी में कहा जाता है सूची। तो सूचियाँ ऐसी तैयार की गई हैं जिसमें हर एक इशू को डिटेल में डिस्कस किया गया है कि किन किन मुद्दों पर कौन सी गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो वो लिस्ट कौन कौन सी हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लिस्ट से क्या है कि एक क्लैरिटी मिलती है कि कौन सी गवर्नमेंट किस मुद्दे पर लॉ बनाएगी, ताकि कन्फ्यूज़न भी ना हो और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। तो यूनियन लिस्ट जैसे कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लिस्ट में क्या होता है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। और जो हमने यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर काम करती है, जैसे कि पूरी नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लो, आर्मी की बात कर लो। ओके, और थर्ड लिस्ट जो है दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें जो पावर है उसको शेयर किया जा सकता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन एंड स्टेट लिस्ट दोनों शामिल होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लोग बना सकते हैं। जैसे कौन कौन से मुद्दे होते हैं वो एजुकेशन हो गया, सक्सेशन हो गया, ट्रेड हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से लिस्ट में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट किन मुद्दों पर लॉ बनाएगी और किन मुद्दों पर काम करेगी। ओके, नेक्स्ट लाइन है, इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। मतलब इन एडिशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑलरेडी लिस्ट तो तैयार की जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि हर एक लेवल की जो गवर्नमेंट है वो किन किन मुद्दों पर लॉ बना सकती है, किन किन मुद्दों पर कानून तैयार कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये भी स्पेसिफाई होता है कि जो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है उसके लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब जो ये फेडरलिज्म हम पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म क्या टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो डिवाइड किया जाता है पावर को, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा और लोकल गवर्नमेंट पढ़ा। तो जो ये स्टेट्स हैं ये फेडरल गवर्नमेंट की ओनली एजेंट नहीं है। एजेंट का मतलब क्या? प्रतिनिधि जो काम करते हैं। ये सिर्फ इस एक मेयरली ये नहीं है कि बस ये प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ एक इसके एजेंट है, बल्कि इनको अपनी एक ऑटोनॉमी भी मिली हुई है, एक अथॉरिटी भी मिली हुई है जहाँ पर ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं कुछ इश्यूज़ पर। और वो जो अथॉरिटी है वो इनको कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर लिस्ट देखी, तो लिस्ट में एक स्टेट लिस्ट है ना और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही काम करती है। स्टेट लिस्ट में तो जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर हमने पढ़ा, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही जो गवर्नमेंट है वो काम करती है जिसमें एक स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। ओके,
तो जो ये स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास अथॉरिटी भी होती है, ये सिर्फ एक एजेंट ही बनकर नहीं रह जाते बल्कि इनके पास अपनी स्वतंत्रता भी होती है और एक अपनी पावर भी होती है कि कुछ इशू पर अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं। ऑल द पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और जो सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे भारत में ये जो पूरा नेशन है ये गवर्न किया जाता है इन्हीं लॉज एंड पॉलिसीज़ के द्वारा। जो लॉ एंड पॉलिसी कौन बनाते हैं, ये जो हर एक टीयर की गवर्नमेंट है ये बनाते हैं, या तो अलग अलग या मिलकर। तो 3 लिस्ट के हिसाब से जो लॉ बनाए जाते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के हिसाब से। तो जो लॉ एंड पॉलिसी बनती है उसी के हिसाब से पूरे इंडिया को गवर्न किया जाता है। तो यहाँ पर अब फेडरलिज्म का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब जो सेकंड की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।